चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये हो गया, आप लोगों ने कर लिया है ना। देखो हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ये सीखा था बच्चों कि हिंदी वर्णमाला या हिंदी शब्दकोश का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये सीखा था लास्ट में, है ना। तो अगर हम देखें, सीखने के क्रम को समझें तो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया वर्ण संरचना, वर्ण कैसे बनता है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम वर्ण संरचना सीखा पहले, या सबसे पहले तो हमने सीखा भाषा, भाषा के बाद हमने सीखा वर्ण, और वर्ण का हिंदी वर्णमाला में प्रयोग कैसे होगा ये सीखा। आज जो हमने सीखने जा रहे हैं, आप पहली क्लास याद कीजिए, वर्ण से मैंने एक टॉपिक निकाला था संधि। हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, संधि। पूरा टॉपिक जो रहेगा वो इंटरलिंक रहेगा। तो संधि की शुरुआत करने से पहले एक बेसिक चीज समझेंगे बच्चों। जो भाषा होती है, बच्चों जो भाषा होती है, भाषा के पीछे क्या होता है, भाषा बनता है। भाषा किसी भी चीज की भाषा बनती है वाक्य से। किससे बनती है, वाक्य से। वाक्य के भी कई भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य होता है, उपवाक्य होता है ना, या वाक्यांश होता है। वाक्य जो बनता है वो वाक्यांश से भी बनता है, ऐसे समझ लो। और वाक्यांश जो होता है बच्चों वो शब्द से बनता है, ठीक है। और शब्द जो है वो किससे बनता है, वर्ण से बनता है ना, यही क्रोनोलॉजी। और वर्ण जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो स्वर होते हैं या तो व्यंजन होते हैं। बच्चों ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं, इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। तो क्या होता है, जब वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं ना, क्या बोले, वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, तो किसी भी चीज को शब्द कब कहा जाता है, तो किसी भी चीज को शब्द तब कहा जाता है वर्णों के सार्थक संयोग को ही शब्द कहते हैं, है ना। पहली सबसे पहली चीज तो क्या है कि समझिएगा बच्चों कि वर्णों के सार्थक संयोग को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, शब्द कहा जाता है। अच्छा, जब ये शब्द बनते हैं बच्चों, तो शब्दों का जो मिलन होता है या शब्दों का संयोग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो शब्दों का संयोग या वर्णों का संयोग, ऐसे करो, शब्दों का संयोग। पहला, वर्णों के आधार पे, दो शब्दों के आधार पे बच्चों किसी भी भाषा का विकास होता है, वाक्य से वाक्य बनता है, वाक्यांश से, वाक्यांश जो बनता है वो शब्द से, शब्द बनता है वर्ण से, वर्ण होते हैं स्वर या व्यंजन। जो वर्ण बन रहे हैं बच्चों वो स्वर या व्यंजन में होता है। ये वर्ण के आपस में मिलने से क्या बनता है, शब्द। और शब्द कैसे मिलता है, तो शब्द और शब्द के मिलने से भी शब्द बनता है। जैसे ग्रंथ प्लस आलय, ग्रंथालय, तो क्या हुआ, हाँ, शब्द प्लस शब्द के जुड़ने से हुआ, है ना। या मतलब इसमें वर्ण प्लस वर्ण के जुड़ने से हुआ ग्रंथ, आ प्लस आलय, आ का मिलन हुआ बच्चों। लेकिन आप ऐसा समझो, कृष्ण एक शब्द है और अर्जुन एक शब्द है, और कृष्ण डैश अर्जुन अगर आ गया तो ये क्या हो गया, कृष्ण अर्जुन हो गया, है ना। लेकिन कृष्ण डैश अर्जुन आ गया तो ये भी अपने आप में एक शब्द है ना। तो ये समझिएगा कि शब्दों का फॉर्मेशन दो अलग अलग तरीकों से हो रहा है बच्चों। एक तरीके में क्या हो रहा है, एक तरीके में संधि आएगी, संधि का प्रयोग होगा। क्या होगा,
संधि का प्रयोग होगा वर्णों के आधार पे, समझ पा रहे हैं आप। और एक में बच्चों समास का प्रयोग होगा, एक में क्या होगा, तो समास का प्रयोग होगा। एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, समझिएगा, समास का प्रयोग होगा। यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है कि संधि और समास दो अलग अलग चीजें होने वाली है। समास क्या होगा, संधि क्या होगा, तो उसके एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, रवि प्लस इंद्र, दो अलग अलग शब्द थे। क्या थे बच्चों, दो अलग अलग शब्द थे। तो आपको यहाँ पे शब्द मिलता हुआ दिख रहा है, पर शब्द नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वर्ण मिल रहा है। कैसे, तो र को कैसे लिख सकते, र आ व ई, यही लिखा है ना, रवि को ऐसे लिख सकते। और इधर क्या लिखा, प्लस ई, ये आधा ना, या फिर ऐसे कर दो ई प्लस ना प्लस द प्लस आ, ऐसे लिखा है कायदे से। तो यहां पे आप देखोगे बच्चों, समझिएगा, ये जो है, ये एक तरफ अभी आप सोचिए, और ये एक तरफ आप सोचिए, दो ई आपस में मिली, और रवि प्लस इंद्र होके क्या हो गया, रविंद्र हो गया है। क्या हो गया है, रविंद्र हो गया है। तो छोटी वी किस में बदल गई है, बड़ी वी में बदल गई, नया शब्द बन गया। तो यहाँ पे क्या शब्द आपस में मिले हैं, नहीं, वर्ण आपस में मिले हैं। कौन मिला है, वर्ण आपस में मिले हैं। तो एक नए शब्दों का संयोग कैसे होता है, तो वर्णों के मेल से भी शब्द बनते हैं, और शब्दों के मिलने से भी शब्द बनते हैं। समझ रहे हैं, एक ये हो गया। दूसरा दिखेगा यहां पे, कृष्ण और क्या दिख रहा, अर्जुन, सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जैसे सीताराम है, तो सीताराम को मैंने ऐसे लिखा, सीताराम डैश। अब देखो ये भी तो एक शब्द हो गया, सीताराम। आजकल सीताराम को एक साथ लिख देते हैं, पर इसमें दोनों पद प्रधान है ना। तो ये समास को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, वर्ण के संयोग से शब्द बता रहा है। ये शब्दों के संयोग से नया शब्द बता रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनना है, शब्द, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एक में वर्ण जुड़ रहा है और एक में शब्द जुड़ रहा है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बच्चों, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने आपकी लेक्चर की शुरुआत भाषा से की थी, तो भाषा का जब सबसे प्रारंभिक चीज वर्ण था, और वर्ण से ही जब शब्द बना है, तो वर्णों के से मिलने वाले शब्द जो हैं वो संधि कहलाते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है, उसी कंटिन्यूएशन लेक्चर में संधि होने वाला है। इसलिए अब हम जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है, संधि। ठीक है, चलिए संधि की शुरुआत तो सबसे पहले वर्ड से ही समझते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को समझ लेते हैं, है ना। संधि को बच्चों ऐसा लिखा जाता है, सम प्लस धी। क्या लिखते हैं, सम प्लस धी। संधि को क्या लिखा जाता है, सम प्लस धी। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, अगर सम प्लस धी को और तोड़ा जाए तो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, माँ है। माँ अपने आप में क्या है, तो देखिएगा बच्चों, इसमें आप एक चीज समझिएगा, इसमें कौन कौन वर्ण मिल रहे हैं। तो एक माँ मिल रहा है ना, और किसके साथ मिल रहा है, धी के साथ मिल रहा है। ऐसे ही हो रहा है, माँ किसके साथ मिल रहा है, धी के साथ मिल रहा है। तो माँ अपने आप में क्या है, व्यंजन है। बड़ा माँ तो है, मतलब कंप्लीट माँ तो है नहीं, माँ हलंत वाला है, तो इसमें व्यंजन है। व्यंजन किसके साथ मिल रहा है, धी के साथ मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है, धी के साथ, धी प्लस धा प्लस ई के साथ मिल रहा है। यानी कि देखिएगा बच्चों, इसको और तोड़ते हैं तो क्या होगा, सम स म,
धा ई, ऐसी कुछ दिख रहा है? अरे धी को ऐसे लिखेंगे, धा ई ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे संधि को? तो संधि का मतलब क्या है पहले ये समझिएगा। संधि में आया क्या है, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, ये जो सम प्लस धी प्लस ई है, तो बच्चों यहाँ पे मिल कौन रहा है? एक व्यंजन और दो व्यंजन। यहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, माँ और धा। समझ रहे हो क्या मिल रहा है? दो व्यंजन मिल रहे हैं। कौन से? माँ और धा। तो बच्चों जब मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें एक रूल होता है कि जब भी कभी पे कहीं पे भी माँ होता है वो दो टुकड़ों में बंटता है। दो ही तरीके से होता है, या तो सिरोरेख के ऊपर बिंदु के फॉर्म में आएगा जो नया शब्द बनेगा, है ना, या तो ऐसा होगा कि जो दूसरा वर्ण है, पहला वर्ण क्या है? माँ, दूसरा वर्ण क्या है? धा। तो ऐसे समझिएगा, दूसरे वर्ण का पांचवा अक्षर प्रयोग होगा। अब समझते हैं बच्चों, इधर क्या है बच्चों? माँ है, इधर क्या है? माँ, और दूसरी तरफ क्या है बच्चों? धा ई। तो क्या था? धा था। तो धा का पांचवा वर्ण, धा कौन से वर्ग का है? तो धा है बच्चों ता वर्ग का। कौन से वर्ग का? ता वर्ग का। और ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना। है कि नहीं है? बिल्कुल है। धा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है बच्चों? ना। धा का पांचवा अक्षर क्या है? ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना। इसीलिए जब ये आपस में मिलते हैं तो सम ना होके माँ जो है वो ना में बदल जाता है और ना भी इसमें जुड़ जाता है और धी के साथ आ जाता है, तो संधि कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया? है ना? संधि शब्द की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले हमने जो वर्ण लिखा है उसी को समझा कि वर्ण शब्द मतलब ये शब्द है क्या। अच्छा, संधि का अब देखो क्या लिखा है कि वर्णों के सार्थक संयोग को शब्द कहा जाता है। तो वर्णों का संयोग तो ऊपर कैसा हो? सार्थक हो। क्यों? क्योंकि संधि का मीनिंग होता है बच्चों मित्रता, समझौता, मेल मिलाप। यानी अगर माँ और धा को मैंने मिलाया और नया शब्द संधि बना, उसका एक अपने आप में अर्थ है। तो वर्णों का सिर्फ मिला देने से शब्द नहीं बन जाता, वर्णों को आपस में मिलाने से अगर वो जो शब्द बन रहा है उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ होगा तो क्या कहलाएगा? वो वास्तव में स्पष्ट संधि होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? संधि को सम प्लस धी लिखेंगे, उसमें माँ क्या है? व्यंजन है। और धा को कैसे लिखेंगे? धा प्लस ई। तो ये व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है। माँ अब दो तरीके से परिवर्तित होता है, या तो बिंदु के फॉर्म में होगा या तो दूसरे वर्ण का पांचवा अक्षर प्रयोग होगा। दूसरे वर्ण में कौन सा था? धा था। धा कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का है। ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना है। इसलिए किसका आया है? संधि आया है। ठीक है? क्या? कैसे नहीं समझ में आया बेटा? बहुत तोड़ के बताया। सम प्लस धी, संधि को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सम प्लस धी लिख सकते हैं। इसमें क्या जुड़ रहा है? माँ और धी। माँ इसलिए लिख सकते हैं बच्चों, ये समझो कि किसी भी शब्द, ये शब्द है बाद का चीज है, ये पहले था। जब माँ और धा को मिला, पहले क्या था? एक शब्द सम था, एक शब्द धी था। मतलब एक छोटा सा वर्ण धी था और दूसरा छोटा सा शब्द क्या था? शम था। शम और धी को आपस में मिला तो क्या दिख रहा है? संधि दिख रहा है। बोलो, आप बोले उस माँ को धी से मिला तो ना क्यों हो गया? आपके मन में ये सवाल आ रहा है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि माँ को धा से मिलाया तो ना क्यों हो गया। इसको हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में। किस संधि में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में ऐसे 12 से 13 नियम होंगे जिसमें इसको इससे मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो उसी एक नियम के तहत माँ को धा से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ण का पांचवा अक्षर आ जाएगा। कब? ये कौन से वर्ण का है? धा है। कौन से वर्ग का? ता वर्ग का।
तो ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना। तो ये जिस वर्ग से आता है उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो सम था तो मां हटा, मैं बोला ना मां हटेगा तो या तो बिंदु के फॉर्म में आ जाएगा, या मां हटेगा तो दूसरे वर्ण का पांचवा अक्षर प्रयोग होगा। तो दूसरे वर्ण कौन सा है? धा। कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का है। कौन सा पांचवा अक्षर? ना, इसलिए ना आ गया है? हाँ मां, वो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने तो संधि शब्द को तोड़ा है। अभी तो हम 12-13 नियम पढ़ेंगे अकेले व्यंजन संधि। मतलब मैं बस वो जो शब्द लिखा है उसको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। संधि का मेरे को परिभाषा लिखाना है ना, तो परिभाषा लिखाने के लिए मैं इसको तोड़ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े, लिख लीजिएगा बाद में जो भी बचा है। अब संधि के विषय में, अब संधि, अच्छा बच्चों संधि का मीनिंग तो समझे। संधि का मीनिंग क्या होता है? समझौता, मेल मिलाप, यही होता है। अब देखिए संधि किस तरीके, संधि के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए बच्चों एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लिखा है अब मैंने, राम प्लस अयन। एक उदाहरण क्या लिखा है? राम प्लस अयन, और राम प्लस अयन मिलके क्या बनाया? रामायण। क्या क्या बनाया? रामायण। राम प्लस अयन को मिलके क्या बनाया? रामायण। अब यहां से समझिएगा बच्चों, बात यह है बच्चों कि मैं इस राम को क्या लिख सकता हूं, तो ये जो है ना, ये है संधि विच्छेद किया हुआ चीज, और ये है संधि युक्त शब्द। ये संधि युक्त शब्द है। क्या बोल रहे हैं? दो अलग अलग चीजें। पहले में क्या है? दो अलग अलग चीजों को जोड़ा जा रहा है। तो पहले में क्या है? संधि विच्छेद की हुई चीज है, और दूसरे में क्या है? संधि युक्त शब्द है। तब देखिए पहले वाले को और तोड़ते हैं, जो वर्णमाला के हिसाब से तोड़ते हैं। तो राम को तोड़ेंगे बच्चों, तो रा कैसे टूटेगा? रा धन आ, मा धन आ, ऐसे टूटेगा, है ना। फिर प्लस आ धन क्या होगा? या धन ना धन आ, ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा राम। ठीक है, अगला क्या होगा? अयन। ठीक है, राम धन अयन। अब देखो बच्चों, यहां से एक संधि के दो चीजें निकलती है। संधि भी ना दो तरीके से होती है। एक को कहा जाता है बच्चों प्रधान संधि। क्या कहा जाता है? प्रधान संधि। और एक को कहा जाता है बच्चों गौण संधि। क्या? कैसा संधि? गौण संधि। पहला क्या है? संधि है प्रधान संधि। दूसरा कौन सा संधि है? गौण संधि। ये प्रधान और गौण कैसे आ गया है सर? तो प्रधान और गौण ऐसे आ गया बच्चों, देखिएगा, देखेंगे जब दो वर्णों को आपस में मिलाएं तो यदि परिवर्तन उनमें सीधे रूप से दिखाई दे, सीधे रूप से दिखाई दे, तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। समझाते हैं बच्चों, ये भी समझ में नहीं आएगा, लिख देने वाले प्रधान संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का संयोग हो किंतु शब्द के वर्णों में परिवर्तन
पीछे की तरफ हो, पीछे की तरफ भी हो तो वहां गौण संधि होती। समझते हैं बच्चों ये क्या बोल रहा है? इसी रामायण के एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं कि जब दो वर्णों को आपस में मिलाएं तो यदि परिवर्तन उनमें सीधे रूप से दिखाई दे तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। अब देखिएगा, इन दोनों को समझते हैं प्रधान संधि क्या है। राम प्लस अयन क्या हो गया? रामायण हुआ। रामायण हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, एक मात्रा जुड़ी, कहां जुड़ी? तो मां के बाद आया आ था, तो मां सिंगल मात्रा था, मां सिंगल मात्रा था, तो मां क्या हो गया? डबल मात्रा। तो सीधे मात्रा किसमें जुड़ी? सुनिए, पहले पद का अंतिम वर्ण, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं पूर्व पद, उसको बोलते हैं पश्च पद। पूर्व पद या पश्च पद, या ऐसे बोल दो प्रथम पद और द्वितीय पद। तो संधि में क्या होता है बच्चों? संधि में क्या होता है और अच्छे से बताते हैं। एक प्रथम पद हो गया, एक दूसरा क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया। एक बच्चों क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, दूसरा पद क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्या बोल रहे हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में मिल रहे हैं। ऐसी हो रहा है कि नहीं संधि में? है ना, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण आपस में मिल रहा है। अगर दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं और परिवर्तन उन दोनों में ही कहीं हो, क्या बोले हैं? परिवर्तन अगर उन दोनों में ही कहीं हो तो कौन सा संधि होगा? प्रधान संधि। जब दो वर्णों को आपस में मिलाएं तो यदि परिवर्तन उनमें, जो दो वर्ण मिल रहे थे, दो वर्ण कौन से मिल रहा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, उनमें सीधे रूप से दिखाई दे, यानी परिवर्तन उनमें सीधे रूप से दिखाई दे तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। ठीक है, तो राम प्लस अयन, तो मेन कौन जुड़ रहा है? मां और आ जुड़ रहे हैं, तो क्या बन गया? रामायण। तो मां में सीधे परिवर्तन आया तो ये क्या कहलाएगा? प्रधान संधि। क्या कहलाएगा? प्रधान संधि। कहानी खत्म नहीं हुई है। देखो क्या है अंतिम पद? ना। क्या है? ना। यहां पे अंतिम पद में जो अंतिम वर्ण क्या है? ना। तो देखो ना, रामाया तब ठीक था, फिर अड़ा हो गया। क्या हो गया है? जब ऐसे शब्द आए कि परिवर्तन बीच में होना था, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके पीछे वाले वर्णों में भी परिवर्तन हो गया, तो वहां पे गौण संधि होता है। देखिएगा, जब दो वर्णों का संयोग हो किंतु शब्द के वर्ण में परिवर्तन पीछे की तरफ भी हो तो वहां गौण संधि होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। यहां राम प्लस अयन से रामायण बना है, तो बच्चों जो यहां से ऐसे कर दो, इसी से निकालते हैं दो चीजें। जो बड़ा मां आया है बच्चों, ये प्रधान संधि की वजह से, किस वजह से है? प्रधान संधि की वजह से। और जो अड़ा आया है बच्चों, ये किस संधि की वजह से है? तो गौण संधि की वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्लियर हो गया है ना। तो प्रधान संधि और गौण संधि मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अतः अब मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्या? तो बच्चों ये सब हुआ। अब संधि के विषय में पहली चीज मेरे को संधि की लिखानी है आपको, परिभाषा। ठीक है, शुरुआत ऐसी होते हैं। किसको? ऑप्शन नहीं आएगा वैसा, ये तो बहुत डीप की चीज है, इतना नहीं पूछता। वो सिर्फ इतना ही पूछेगा कौन सी संधि है। मेंस में आएगा तो संधि की किसे कहते हैं, और दो संधि दे देगा, उसको बताना रहेगा, तोड़ना, संधि विच्छेद करके और ये करके। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब डेफिनेशन लिखिए।
ऐसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या बोले? दो समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण मतलब क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ये दो प्रकार की स्थिति अनुसार हो सकती हैं। दो प्रकार बोल के बच्चों, ये दो रूप में, ये दो रूप की स्थिति के अनुसार हो सकती हैं। पहला एक गौण प्रधान संधि के रूप में, प्रधान संधि, और दूसरा गौण संधि के रूप में। प्रधान संधि और दूसरा गौण संधि के रूप में। इसके बाद बच्चों, संधि के सामान्यतः तीन प्रकार होते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती हैं। अब बच्चों, ये संधि तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं तो समझिएगा। संधि तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है देखिएगा। पहला होता है बच्चों स्वर संधि, दूसरा होता है बच्चों व्यंजन संधि, तीसरा होता है बच्चों विसर्ग संधि। कि संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अब इनको भी देखेंगे, स्वर संधि कब होता है, व्यंजन संधि कब होता है, विसर्ग संधि कब होता है। इतना नोट कीजिए। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल डाल दीजिएगा बच्चों यहाँ पे। राम प्लस अयन रामायण, ये एग्जाम्पल डाल लीजिएगा। और अगर संधि विच्छेद के तीन चार एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिखा देते हैं आपको। देव प्लस आलय देवालय, देव प्लस आलय देवालय, विद्या प्लस निकेतन विद्या निकेतन, ठीक है, विद्या प्लस निकेतन विद्या निकेतन। मनः धन योग मनोयोग, मनः धन योग मनोयोग, मनः धन रथ मनोरथ, जगत धन नाथ जगत धन नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो बच्चों, ये संधि के और एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, ठीक है बच्चों। जिसमें देव प्लस आलय स्वर संधि है, मनः धन योग विसर्ग संधि है, मनः धन रथ विसर्ग संधि है, जगता आ गया ता, फिर क्या है ना आ गया, तो फिर तावर का अंतिम वर्ण आ जा रहा है, या नावर का अंतिम वर्ण। ऐसे अभी आपको बताएंगे व्यंजन संधि में कैसे होता है। तो जगन्नाथ हो जा रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े।
संधि कितने प्रकार की बच्चों? 3 प्रकार की। बच्चों संधि के 3 प्रकार को लेकर 2 मिनट चर्चा करते हैं, फिर एक संधि को लेकर पकड़ेंगे। देखिए संधि का पहला प्रकार है स्वर संधि। तो स्वर संधि कब बनती है, इसकी कंडीशन एकदम अलग है। व्यंजन संधि कब बनती है, इसकी भी कंडीशन अलग है। विसर्ग संधि कब बनती है, इनकी भी कंडीशन अलग है। देखो स्वर संधि कब बनेगा बच्चों, जब स्वर का स्वर से मिलन होगा तभी स्वर संधि बनती है। यानी स्वर संधि में कभी व्यंजन नहीं आते हैं, यानी स्वर प्लस स्वर मिलेंगे तभी क्या बनेगा बच्चों, स्वर संधि बनेगी। समझ पा रहे हैं? व्यंजन संधि में ऐसा होगा बच्चों, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये 3 कंडीशन में क्या बनता है, व्यंजन संधि बनती है। और विसर्ग संधि कब बनती है बच्चों, तो विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। ठीक है, कंडीशन समझ गए। स्वर संधि में कभी भी व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का प्रयोग होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का प्रयोग पॉसिबल है, होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो देखो बच्चों, वर्णों के आपस में मिलने को संधि एवं वर्णों के बिखरने, क्या यानी कि मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था एवं मिले वर्णों को वापस से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। इस चीज को समझिए बच्चों, यहाँ पे 2 चीजों का जिक्र किया गया है। जितनी पूरी भी स्टोरी हो रही, पूरी भी कहानी हो रही है, सभी कहानी में 2 चीज हो रही है, या तो संधि हो रहा है या तो क्या हो रहा है बच्चों, संधि विच्छेद हो रहा है। या तो वर्ण आपस में जुड़ के नया वर्ण बना ले रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, या फिर जो शब्द है वो ब्रेक होके वापस से मूल अवस्था में चले जा रहे हैं। तो शब्दों के मूल अवस्था में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। सब ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं।
इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। संधि तो आपने हर जगह देख लिया है, देखो संधि देखा है। तो मान लो ये था, देवालय लिखा होता और देवालय को देव प्लस आलय कहते तो संधि विच्छेद था। मनोयोग लिखा था तो मना धन योग कहते तो क्या हुआ, संधि विच्छेद था। मनोरथ था तो मनोरथ से वापस से क्या आते, मन धन रथ आते तो क्या होता, संधि विच्छेद था। ठीक है, क्लियर हो गया, मूल अवस्था में चले गए। अब बच्चों शुरुआत करते हैं। एक चीज और संधि की विशेषताएं। संधि की विशेषताएं तो बच्चों, संधि संस्कृत भाषा की देन है और ये तत्सम स्वरूप है, यानी कि तत्सम शब्दों के बीच होती है। यानी कि पहली चीज ये लिखेंगे कि संधि संस्कृत भाषा की देन क्या है बच्चों, ये संस्कृत भाषा की देन है। दूसरा क्या है, तत्सम शब्दों के निर्माण में प्रयुक्त, तत्सम शब्दों के निर्माण में इसका प्रयोग। यानी कि संधि अक्सर किस में पाई जाती है, तत्सम शब्दों में पाई जाती है। संधि का निर्माण तत्सम शब्दों के बीच होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से, दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द का निर्माण। कैसे बच्चों, को ध्यान से देखिए, कैसे, ध्यान से सुनिए। देव क्या है, अपने आप में एक सार्थक शब्द है। आलय क्या है, अपने आप में सार्थक शब्द है। लेकिन देवालय क्या है, देवालय मतलब क्या होता है बच्चों, देवताओं के रहने का निवास, यानी मंदिर। क्या होता है, मंदिर। देव का मतलब क्या हुआ, देवता। आलय का मतलब क्या हुआ, घर। तो देवताओं का घर कहाँ है, मंदिर में। तो देव प्लस आलय देवालय। तो ये भी शब्द सार्थक शब्द था, ये भी शब्द सार्थक शब्द था। दोनों को आपस में मिला तो देवालय हो गया। लेकिन इसमें वर्णों का संयोग हुआ। किसका संयोग हुआ, वर्णों का संयोग हुआ। तो आप समझ गए, जो ऊपर लिखा हुआ है, तत्सम शब्दों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, संधि का। संधि कैसी देना, संस्कृत भाषाओं की देन है। ये तीन विशेषता। एक विशेषता और है बच्चों, दो ध्वनियों के निकट आने से, यदि दो ध्वनियों के निकट आने से, दो ध्वनियों के निकट आने से यदि ध्वनि उच्चारण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे संयोग कहते हैं। तो उसे संयोग कहते हैं। किंतु संधि निर्माण में ध्वनि परिवर्तन आवश्यक है, आवश्यक है। नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, वो संयोग कहलाएगा। संयोग और संधि में क्या अंतर है, ये भी समझ में आया कि संधि में क्या हो रहा है बच्चों, दो वर्ण मिलके ध्वनि परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन संयोग में दो वर्ण के मिलने से ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है।
लिख लीजिएगा आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। संधि का वर्गीकरण। लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं एक चार्ट बनाऊंगा अभी संधि का वर्गीकरण। लिख लीजिए। देखिए, चलिए लिख लिए होंगे, है ना। तो संधि 3 प्रकार से बनती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो स्वर संधि है ये अगेन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5। तो बच्चों इसमें एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, अगला होता है यण स्वर संधि और अगला होता है बच्चों अयादी स्वर संधि। ठीक है, अयादी स्वर संधि। जो व्यंजन है पढ़ेंगे बच्चों, तो व्यंजन में ना बच्चों कुल 15 नियम व्यंजन के द्वारा शब्द निर्माण में समझेंगे। कितने नियम समझेंगे बच्चों? 15 नियम। और विसर्ग संधि में कुल 10 नियम देखेंगे। कुल 10 नियम विसर्ग, स्वर, व्यंजन के मेल में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ऐसा होने वाला है। ये सब चीज को हम इस बार सेट करने वाले हैं इतना। यानी संधि का वर्गीकरण होगा तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है उसमें इतने इतने नियम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करने वाले हैं? स्वर संधि से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे तो इसको कल से स्टार्ट किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आपने अभी क्या क्या सीखा? आपने अभी एक बेसिक तौर पे ये सीखा कि भाषा क्या है। भाषा में वाक्य होता है, वाक्य वाक्यांश से होता है, वाक्यांश शब्द से होता है, शब्द वर्ण से होता है, वर्ण स्वर या व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। अब वो शब्द कैसे बनता है? तो शब्द के आधार का 2 आधार है, एक वर्णों के जुड़ने से, एक शब्द के पदों के जुड़ने से। सीधे शब्द बस जुड़ रहे हैं तो वर्ण जुड़ते हैं तो संधि का प्रयोग होता है, पद जुड़ते हैं तो समास का प्रयोग होता है। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, तो देखो रविंद्र हुआ तो किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ? ई और ई मिले, यहाँ पे क्या जुड़ी? वर्ण जुड़े। क्या जुड़े? वर्ण। और बच्चों यहाँ पर कृष्ण अर्जुन, सीता राम, अगर कोई ऐसा शब्द बोल रहा है तो भाई जिसमें भी दोनों में विकार उत्पन्न होकर नया मात्रा नहीं जुड़ रहा है, शब्द आ रहा है। समझ गए? जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीत अंबर,
तो अगर उसको तोड़ोगे तो संधि विच्छेद हुआ। पी त के साथ आ हुआ और उधर अंबर, तो आ और आ मिलके दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। तो पीतांबर क्या है, आप तोड़ोगे ब्रेक करोगे तो संधि है, लेकिन अगर पीतांबर शब्द के फॉर्म में अगर जोड़ोगे तो पीला वस्त्र जो पहनता है कौन, विष्णु, तो विष्णु को कहा गया है पीतांबर, है ना। तो समास में क्या होता है, अर्थ अलग तरीके का रहता है। तो शब्दों को जोड़ने से नया शब्द बन रहा है, इसमें शब्द प्रधान है, इसमें वर्ण प्रधान है। अब संधि कैसे बना है, तो सम प्लस धी से बना है। सम प्लस धी से कैसे बना है, तो माँ और धी जब मिलते हैं तो व्यंजन संधि में भी 15 कितने नियम पढ़ेंगे, 15 नियम। तो इन 15 नियम के अनुसार सम प्लस धा प्लस ई, तो सम में धा ई जुड़ के क्या हो जाएगा, माँ धी के साथ जुड़ के क्या हो, या तो बिंदु बनाएगा या तो दूसरे वर्ण का 5वां अक्षर। तो ये दूसरा वर्ण कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का है, तो ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना, तो संधि हो गया। अब संधि का मतलब क्या होता है, मित्रता, समझौता, मेल मिलाप, ऐसी बताया। फिर मैंने क्या बताया कि संधि के विषय में क्या है, राम प्लस अयन, मान लो एक एग्जाम्पल है, तो यहां से संधि के 2 स्वरूप बनते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये किसको लिखा गया है, राम को, ये किसको लिखा गया है, अयन को लिखा गया है। तो संधि कैसे होती है, प्रधान संधि और गौण संधि। तो प्रधान संधि जो होगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, और गौण संधि जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी जब 2 वर्णों को आपस में मिलाए तो यदि परिवर्तन उनमें, यानी सीधे वर्ण की मात्रा में परिवर्तन हो तो कौन सा संधि होगा, प्रधान संधि। लेकिन वर्ण की मात्रा के साथ साथ कुछल्ले भी परिवर्तन हो, यानी दाएं बाएं भी परिवर्तन हो, तो क्या होगा, गौण संधि। तो देखो लिखा गया कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये 2 रूप की स्थिति के अनुसार हो सकती है, एक प्रधान संधि के रूप में, एक गौण संधि के रूप में। वास्तव में संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों के एक एक एग्जाम्पल है। देव प्लस आलय स्वर संधि, मना धन योग विसर्ग संधि, मना धन रथ विसर्ग संधि, जगत धननाथ जगन्नाथ व्यंजन संधि। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बच्चों आगे देखोगे संधि के 3 प्रकार, तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर कब की स्थिति में होगा, तो स्वर प्लस स्वर होगा तभी स्वर होगा। स्वर प्लस व्यंजन होगा तो क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन प्लस स्वर होगा तो क्या होगा, व्यंजन होगा। व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तो क्या होगा, व्यंजन होगा। विसर्ग के साथ स्वर होगा तो विसर्ग होगा। विसर्ग के साथ व्यंजन होगा तो विसर्ग संधि होगी। यानी कि वर्णों के आपस में मिलने को संधि एवं मिले वर्णों को वापस से मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, यानी 2 स्थिति, संधि और संधि विच्छेद। तो हम वहां से हम किधर की तरफ आए, संधि की विशेषताओं की तरफ आए। संधि की विशेषताओं में संस्कृत किसकी देन है, तो संस्कृत भाषा की देन है। तत्सम शब्दों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। 2 अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द का निर्माण हो तो संधि कहलाता है। देव प्लस आलय देवालय। 2 ध्वनियों के निकट आने से यदि ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन नहीं होगा तो संयोग होगा, लेकिन ध्वनि के उच्चारण में परिवर्तन हो गया तो संधि होगा। लेकिन अगर शब्द अगर आ गए, अगर वर्ण की जगह शब्द आ गए तो वो फिर समास हो जाएगा। संयोग, संधि, समास 3 चीजें आ रही ना, है ना, ठीक है। अब देखो संधि का वर्गीकरण कैसे, तो संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें कुल 15 नियम व्यंजन के द्वारा शब्द निर्माण में समझेंगे और कुल 10 नियम विसर्ग स्वर व्यंजन के मेल में प्रयुक्त होगा। ठीक है, इसको देखेंगे। स्टार्ट करने का स्वर संधि स्टार्ट कर देंगे बच्चों, पर दिक्कत होगा अभी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है गीता जी।